Hello everyone, welcome to today's class. I am your educator Neha Sood from An Academy. Hello everyone, I hope you enjoy this video lecture and in a very interesting topic is there. बहुत ही interesting topic है हमारे पास. तो हम पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं. आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर और मैं क्लास 6, 7 एंड 8 की आपकी एसएसटी पढ़ाती हूँ, विच इंक्लूड्स हिस्ट्री, सिविक्स एज वेल एज जोग्राफी. ये तीनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ. यू कैन अटेंड माई लाइव स्पेशल फ्री क्लास ऑन the Unacademy, which is every day at 2:30 p.m. You can use my code नेहा YT Live. नेहा YT Live आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप मेरी फ्री अनलॉक क्लास को अनलॉक करके रोज़ देख सकते हैं. सो माई कोड इज़ नेहा YT Live. Just don't forget नेहा YT Live. Let me write on the screen again. ओके, इट्स नॉट राइटिंग. चलो कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड. यस, माई कोड इज नेहा YT Live. कहाँ पे थे हम? ओके, लेट मी ऑल एक्सप्लेन कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं जिसमें यू विल गेट फ्लैट 10% ऑफ. यू विल यूज़ माई कोड. माई रेफरल कोड इज़ नेहा YT Live. सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर है विच इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. लॉज तो हमने देखे ही हैं कैसे बनते हैं आजकल, लॉज कैसे होते हैं, पर उसी के साथ साथ हमें सोशल जस्टिस भी मेंटेन करना पड़ता है. आर वी मेंटेनिंग सोशल जस्टिस? यस, ये सोशल जस्टिस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये सब पढ़ेंगे कि किस किस तरह के लॉज हैं और हम सोशल जस्टिस कैसे मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, तो हम पहली स्लाइड देख लेते हैं. माई फर्स्ट स्लाइड इज वाई डू वी नीड लॉज. हमने ये पहले भी पढ़ा है और काफ़ी बारी हम रिपीटेडली पढ़ी जा रहे हैं. ये लॉज क्या हैं ये लॉज, क्या हैं ये लॉज. सो लॉज आर बेसिकली अ रूल. क्या हम बिना रूल के चल सकते हैं कहीं पे भी? इंडिया में बिना रूल के चल सकती है इंडिया की गाड़ी? पटरी पे चल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर डिफरेंट लॉज which has been framed for each and every one, जिसको सबको फॉलो करने पड़ेंगे. हम अकेले नहीं फॉलो करेंगे. whether it's the prime minister of India, whether it's a chief minister of India, whether it's a proper MLA, whether it's a wealthy person जो सबसे अमीर इंसान है या कोई गरीब इंसान है, whether it's a man, whether it's a girl, whether it's a boy, or every citizen, to prevent exploitation of the people. अगर ये लॉ नहीं होगा ना तो सब कुछ जो हमारी है ना इंडिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ. सो टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई बंदा एक्सप्लॉयट ना होए, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना हो, किसी के साथ मिसयूज़ ना हो. इसलिए हमारे लिए ये लॉज क्या बोला जाता है? कानून. क्या कानून की नज़रों में आप क्या हैं? क्या लॉ है, क्या रूल है? टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल. देयर इज़ अ कार्डिनल रिलेशनशिप अमंग द वर्कर, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कैसे ये रिलेशनशिप साथ साथ में चलता है. आपने अपने बुक्स में देखा होगा कि देयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ शर्ट, कि एक शर्ट खरीदने के टाइम पे कहाँ से वो प्रोसेस शुरू होता है और कहाँ वो ख़त्म होता है. राइट, कंज्यूमर इज़ द वन जो एक्चुअली चीज़ को परचेज करेगा, वो शर्ट को परचेज कर रहा है और उसको पहनेगा. राइट, द प्रोड्यूसर इज़ द वन जो प्रोड्यूस कर रहा है. और वर्कर्स में प्रोड्यूस मतलब मे बी कॉटन से हम शुरू करते हैं, कॉटन ग्रो करी जा रही है फार्मिंग में, एंड देन वी हैड वर्कर्स जो शर्ट बना रहे हैं.
तो दिस इज बेसिकली एक ऐसे है, आपको पता है क्यों किसी प्रोडक्ट्स के पीछे, क्यों बिस्किट्स के पीछे, क्यों पीसी के पीछे आपने देखा होगा इसमें ये चीज़ें मेंशन है कि इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये अनियन है, ये मसाला ऐड है, द मैन्युफैक्चरिंग डेट इज दिस, द एक्सपायरी डेट इज दिस, व्हाई आर दिस रिटन ऑन दिस? क्या ज़रूरत है लेस बनाने वाली फैक्ट्री या अंकल चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री या पेप्सी की फैक्ट्री, क्यों वो ये सब चीज़ें लिख रही हैं? जस्ट फॉर दी कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना हो, उसको भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, बिकॉज दे आर दी एक्चुअल प्रोडक्ट यूजर्स, क्योंकि वो ही एक एक्चुअल प्रोडक्ट यूजर्स हैं, वो ही ये यूज़ करने वाले हैं, और उनको एक्सप्लॉयट, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हम नहीं कर सकते, राइट? तो उसके पीछे लिखा होता है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, इसमें है और ये सब चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है, और हम सबसे पहले ब्रेड्स वगैरह ये सब चीज़ें चेक क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्यों? ताकि जो प्रोड्यूसर है वो पुराना माल कंज्यूमर को ना बेच पाए। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं लिखी होंगी तो प्रोड्यूसर या जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, फॉर एग्जांपल ब्रेड मैन्युफैक्चर हो रही है, तो हार्वेस्ट वाले अगर ये सब नहीं लिखेंगे कि इस दिन मैन्युफैक्चर हुई थी, इस दिन इसकी एक्सपायरी डेट है, तो क्या होगा? पुराना माल बेचना शुरू कर देंगे, राइट? इट विल इम्पैक्ट द कंज्यूमर ऑल्सो। सो सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एवरीवन, सबके लिए जस्टिस मिलेगा, जिसको कोई भी वो पुअर है चाहे वो वेल्दी पर्सन है, everyone has a social justice मिला जाएगा। So there is a coordination relationship between the worker, producer and the consumer. I hope ये स्लाइड आपको सबको समझ में आ गई होगी। Why do we need laws? लॉज के बिना तो हमारी कंट्री बहुत ही मुश्किल है। हमारी कंट्री की एक तो आबादी भी इतनी है, और हर एक कंट्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक के डिफरेंट रूल्स हैं। कितने सारे लॉज हमारे बनाए गए हैं कि गर्ल्स मैरिड करेंगे, गर्ल्स की लीगल मिनिमम एज है 18, बॉयज़ की मैक्स मिनिमम एज है 21 ईयर्स टू गेट मैरिड, और भी कितने सारे लॉज हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आपको कब मिलेगा? 18 साल की उम्र के बाद आपको वोट देने का अधिकार है। एंड लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर इंसान और अमीर लोग और अपर मिडिल क्लास इज़ गोइंग टू गो एंड वोट फॉर इन दी एट द टाइम ऑफ वोटिंग, ऐसा नहीं है। लॉ हमारा ये कहता है कि एवरीवन इज़ इक्वल, एवरीवन इज़ इक्वल। तो सारा, जब भी हमारे देश में वोटिंग होगी या जब भी होगा, तो लॉ सब लोगों को वोटिंग देने का अधिकार होगा, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट? किसका इंटरेस्ट लॉ प्रोटेक्ट करता है? लॉ को क्या इंटरेस्ट है? किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहा है? तो प्रोटेक्ट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंड द पावरफुल। अब जो पावरफुल इंसान होगा वो वीक को डिशुम करके उसको वीक कर देगा, राइट? और वीक बना देगा। बट हमारा लॉ बहुत तेज़ है। हमारे लॉ ने क्या किया? ऐसे ऐसे लॉज बनाए कि टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंड द पावरफुल पीपल इन दिस सोसाइटी। जो पुअर हैं, बेसिकली जो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, उनके साथ गलत कुछ ना हो, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो, इसलिए टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंड द पावरफुल पीपल इन आवर सोसाइटी। कैसा लॉ बनाया गया? ये सबसे पहले द मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया। डू यू नो व्हाट इज़ वेजेस? वेज क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज़ वेजेस? चलिए मैं अब आपको बताती हूँ वेजेस क्या हैं। पहले हम ये स्लाइड पढ़ लेते हैं थोड़ा अच्छे से, देन यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट इट। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई द वर्कर्स देयर वेजेस। अगर कोई काम कर रहा है आपके घर में या किसी आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते या उसको कम पैसे नहीं दे सकते। यू कैन डिनाई द वर्कर टू गिव द वेजेस,
बेसिकली डोंट फॉरगेट कि वेजेस और सैलरीज में भी डिफरेंस होता है. वेजेस आर बेसिकली आर ऑन दी आवरली बेसिस, मतलब घंटों के हिसाब से वेजेस डिसाइड की जाती है. सो जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में पेंट हो रहा है, तो आपके पापा या आपके घर में से कोई जना पेंटर को लेके आता है घर में, तो हम कहते हैं ना कि आप सारा दिन का कितने पैसे लोगे हमसे. तो ही सेज कि मैं अगर आज सारा दिन आपके घर में काम करूँगा तो मैं 500 या 600 रुपये लूँगा. तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर वेज विच हैज़ बीन डिसाइडेड फॉर द वर्कर्स. हम उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं दे सकते. Similarly, to ensure that the workers are not underpaid or are fully paid fairly, there is a law on minimum wages. So, एक minimum wages decided है जो हमने देना ही पड़ेगा, चाहे वो पेंटर हो, कारपेंटर हो या आपकी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा हो, आपको देने पड़ेंगे. नहीं तो वो क्या होगा, वी आर एक्सप्लॉइटिंग देम. हम उनके साथ वो वीक हैं और हम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं. अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नो लेस देन अ मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर. मतलब उसको मिनिमम वेज पे करनी पड़ेगी. मिनिमम वेज एक पर्टिकुलर डिसाइडेड है. द मिनिमम वेज आर रिवाइज अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स. मतलब मिनिमम वेज बढ़ाते रहते हैं, घटाते नहीं हैं, बढ़ता रहता है मिनिमम वेज. अब मैंने आपको एग्जांपल दिया पेंटर का, तो पेंटर आपके घर में आएगा, उसकी मिनिमम वेज इज डिसाइडेड. ही विल वर्क फॉर 5 आवर्स 6 आवर्स और मैक्स जितने भी आवर्स वो वर्क करेगा आज आपके घर में. अगर आपका रूम पेंट करना है तो वो कितने पैसे लेगा, उसने बोला मैं 500 रुपये लूँगा. तो आपको ये इट इज़ डिसाइडेड एज द मिनिमम वेज, मतलब वो एक मिनिमम वेज हो गई है और द वर्कर्स एंड उस वर्कर की एक मिनिमम वेज हो गई है. एंड वी कैन नॉट डिनाई. अगर हम ये डिनाई करेंगे दिस इज़ इलीगल और ये लॉ के अगेंस्ट है. राइट. सो लॉ का बेसिकली क्या काम है, लॉ प्रोटेक्ट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सन्स. तो इन्होंने लॉ बनाए हैं बेसिकली जो पॉवर्टी लाइन पे हैं, जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बेसिकली, और उनको अपने घर चलाने के लिए बेसिकली वो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत करी जा रही है उनसे. दे प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. तो उनका भी हक बनता है कि उनको हम सही पैसे दें, ताकि अगर वो इतना मेहनत कर रहा है इंसान, तो हमें उस इंसान की मेहनत के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट हमारा फिक्स्ड है. राइट. सो दिस स्लाइड इज क्लियर. हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, किसका इंटरेस्ट लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है. लॉ इज प्रोटेक्टिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. छोटे माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली. अब आप देखेंगे कि बेसिकली मेजॉरिटी में अगर हम रिलीजन की बात करें, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, रिलीजन की बात करें तो हिंदूज आर इन मेजॉरिटी इन इंडिया. देन वी हैव माइनॉरिटी एज मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, जैनिज्म. देर आर डिफरेंट रिलीजन. मेजॉरिटी में हिंदू क्यों है, क्योंकि मोस्टली आर हिंदूज इन इंडिया. Then we have Muslims also, then we have Christians also, we have Sikhs, Buddhisms and Jainisms and different religion also. अब stronger कौन हुआ, हिंदू सोसाइटी इज बेसिकली स्ट्रॉन्गर. तो वो वीक को दबा तो नहीं रही है ना. क्यों नहीं दबा रही है, बिकॉज देयर इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. देयर इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके सब कुछ करना. In the eyes of the law, everyone is equal. Hindu, Muslim, Christian, Jainism, Sikhism, everyone is equal. Okay? समझ में आ गया सबको. चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. Who is the producer? प्रोड्यूसर, ये फिल्म का प्रोड्यूसर मत लेना कि ही प्रोड्यूसर्स द फिल्म्स, वैसे बोल सकते हो प्रोड्यूसर्स भी. सो प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली द एम्प्लॉयर्स. दे कैन फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. तो बेसिकली एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर्स. सो एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को हायर करते हैं कि हमारे लिए काम करो, हमारे लिए
ये काम करो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो MNC में हो. वी हैव एम्प्लॉयर्स who hire employees to work from them, to use their ability, to use their skills. They can form an association and unions to protect their rights. अब ये देखते हैं, एसोसिएशन बन जाती है, आपने देखा यूनियंस भी बन जाती हैं एम्प्लॉयज़ के, बेसिकली क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. आपने फिल्म्स वगैरह में देखा होगा कि कैसे यूनियंस ही बनी होती है और वो लड़ते हैं एक एम्प्लॉय के लिए कि इसके साथ गलत हुआ, उसके साथ गलत हुआ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. सो द एसोसिएशंस यूनियंस आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. वी हैव कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर हमें पता है कौन होते हैं. आर वी दी कंज्यूमर्स, आर वी दी प्रोड्यूसर्स? वी आर दी कंज्यूमर्स. हम कंज्यूमर हैं, हम, क्योंकि हम चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं. एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड और हायर्स और अवेल सर्विसेज आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दीज आर बेसिकली दी कंज्यूमर्स. हम कंज्यूमर हैं. हमारे पास भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है एक बेसिकली, जिसमें अगर कंज्यूमर को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ, ही और शी कैन अप्रोच द कोर्ट कि ये मेरे साथ गलत हुआ था. देयर आर सो मैनी केसेस. किसी के ऊपर केस कर दिया, किसी कंपनी के ऊपर वो केस कर देते कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है. एनी पर्सन, अगर कुछ उनको लगता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उनको नई जो सर्विस देनी चाहिए थी उनको वो सर्विस नहीं मिली, या फिर उनके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन हुई, उनको मिसगाइड किया गया, एंड एवरीथिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स लोगों के साथ किया जाता है. तो एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड हायर्स और ओनली अवेल सर्विसेज आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन आर बेसिकली द कंज्यूमर्स. सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर को बेसिकली एक हायर अथॉरिटी दी गई है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो दे कैन अपील द कोर्ट इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो, जिसमें कंज्यूमर बता सकते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुई. अगर किसी ने कोई गाड़ी खरीदी है, अभी नई नई गाड़ी खरीदी है और वो गाड़ी ख़राब हो गई, तो उसको तो यही लगेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, राइट. तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और अगर प्रोड्यूसर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, राइट, सो ही कैन अप्रोच द कोर्ट ऑल्सो. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर वो बता सकते हैं कि उसके साथ क्या क्या गलत हुआ, कैसे कैसे गलत हुआ. देयर आर डिफरेंट थिंग्स. ओके, इन्फोर्समेंट. इन्फोर्समेंट हमें पता है कि लॉज बनते हैं, देन द मेन काम इज, लॉ तो बन गए, बट व्हाट इज द अनदर एस्पेक्ट? द अनदर एस्पेक्ट इज द इन्फोर्समेंट. उसको इंश्योर कैसे करना कि लॉ हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. लॉ जो बन गया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमने. अब लॉ तो हमने बना लिया, अगर कोई मानेगा नहीं भैया तो हम क्या करेंगे, हमें तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना है ना. तो इन्फोर्समेंट, द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर that these laws are implemented. This means that the law must be enforced. Enforcement becomes even more important when the law speaks to protect the weak from the strong. तो लॉ बन गया कि हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है, हमें सबको प्रोटेक्ट करना है, बट वी इन्फोर्समेंट का क्या मतलब होता है? द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड. मतलब अगर आपने लॉ बना लिया है कि हमने इनको प्रोटेक्ट करना है, हमने ये लॉ बना लिया, हमने दूसरे लॉज बना लिए, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो क्या फ़ायदा हुआ? दिस मीन्स दैट अ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स. इन्फोर्स का मतलब होता है उसको मनवाना. कानून का काम है, गवर्नमेंट का काम है उसको इन्फोर्स कराना. Enforcement even becomes more important when the law seeks to protect weak from strong. For instance, to ensure that every worker get fair wages. हमने अभी wages के बारे में बात की, क्या बात की हमने? वेजेस एक्ट के बारे में. मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट डिसाइड की गई है, मतलब हम उसको वर्कर को, वी गेट टू नो द वर्कर गेट द फेयर वेजेस. द गवर्नमेंट हैज़ रेगुलरली इंस्पेक्ट द वर्क साइट and punish those who violate the law. गवर्नमेंट अपना पूरा काम करती है, साइट्स पे जाती है, हर जगह देखती है वायलेट तो नहीं हो रहा लॉ कहीं पे. एक लॉ एक ये भी है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप
एज अ लेबर नहीं अपॉइंट कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने देख लिया कि अगर किसी गवर्नमेंट की किसी देख लिया कि आप एम्प्लॉय करके बैठे हो, आप उससे चाइल्ड लेबर करवा रहे हो, तो इवन दैट यू आर वायलेटिंग द लॉ। तो when the workers are poor or powerless, the fear of losing future earning or facing reprisal often forces them to accept the lower wages. तो क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली दे आर ऑलरेडी पुअर, वो मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनको वही उनकी कमाई का, दे आर बेसिकली हैंड टू माउथ, राइट। वो जो कमाते हैं वही खाते हैं, उनकी कोई सेविंग्स नहीं होती, उनकी कोई बेसिकली अर्निंग्स नहीं होती। दे often forces them to accept the lower wages. Employer know this well and use this power to pay workers less than the fair wage. अब उनको लगता है कि उनको तो ज़रूरत है, तो ज़रूरत के नाम पे क्या हम उनको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं? एम्प्लॉयर्स उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देते हैं बाय टू पे वर्कर्स लेस देन द फेयर वेजेस। जो फेयर वेज है उनका, एम्प्लॉयर्स बेसिकली नो दिस वेल एंड यूज दिस पावर, मतलब अपनी पावर को यूज करते हैं। मतलब अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें ये चीज अप्लाई हो रही है, बेसिकली प्रोटेक्टिंग द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। जो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है वो बेसिकली क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर्स अपने कम पैसे देके उसको दबाने की कोशिश कर रहा है फेयर वेज की जगह। इन सच केसेस इट इज क्रूशल दैट द लॉज आर इन्फोर्स्ड। लॉज, वाई इज इन्फोर्समेंट इम्पॉर्टेंट? लॉ बना लिए हमने, चाइल्ड लेबर का लॉ बना लिया हमने, ये लॉ बना लिया हमने, कितने तरह के लॉ बना लिए, पर अगर कोई मान ही नहीं रहा है तो उस लॉ का क्या फायदा होगा? डू यू थिंक इट्स राइट? नो, इट्स नॉट राइट. So employers know this well and use this power to pay workers less than the fair wages. In such cases, it is crucial that laws are enforced. Is this correct? चलो आगे पढ़ते हैं. इन्फोर्समेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individual or private companies so as to ensure सोशल जस्टिस. हमें पता है प्राइवेट कंपनीज आती हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, प्रॉफिट होना चाहिए. उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है. उनको मतलब है हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें मार्केट में अपना नाम रोशन करना है और सब कुछ करना है. उनको गवर्नमेंट, उनको किसी लोअर पुअर पीपल्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है. सो थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपलोडिंग इस लॉ, मतलब इन्फोर्स कराया, अपलोड किया, मतलब इस लॉ को कायम रखने के लिए द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर द सोशल जस्टिस. Many of these laws have their basis in their fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. अब हम किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती हम किसी से काम नहीं करा सकते लो वेजेस पे और अंडर दी बॉन्ड, अंडर दी प्रेशर. तो फंडामेंटल राइट्स इसमें क्या है? हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें एक राइट है हमारी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. हमें अगर एक्सप्लॉयट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग अ लॉ, दैट पर्सन इज ब्रेकिंग अ लॉ. सो मेनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by the Indian Constitution. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. Very easy. ये सिर्फ एक स्पष्ट भाषा में दिया गया है, मतलब एक इजी भाषा में समझाया गया है कि क्या है. इन्फोर्समेंट कर ली हमने, उस लॉ को होल्ड करना है ताकि ये ना हो कि पावरफुल सेक्शन जो है वो वीकर सेक्शन को दबा रहा है, फोर्स कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को उनकी हर्ट कर रहा है. सिमिलरली, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be engaged in any other hazardous employment. मैंने ये पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है क्या कि अगर जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, हम उनको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते. हम उनको शैल नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्रीज और माइंस और इंगेज्ड इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट. चाइल्ड लेबर इज बेसिकली अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया.
कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी लॉ बनाया है कि 14 साल से कम बच्चों उम्र के बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप उनसे काम नहीं करा सकते। अगर आप ये कर रहे हो तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑल्सो एंड मे बी यू विल बी पनिश। अगर आप पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है, राइट। तो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से पहले, इसलिए बोला जाता है पढ़ो लिखो, राइट टू एजुकेशन। तो टिल 14 ईयर्स दे हैड राइट टू एजुकेशन ऑल्सो, राइट टू एजुकेशन भी है, उनको उस टाइम पढ़ना लिखना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी खतरनाक सी फैक्ट्री में, किसी माइन में और किसी खतरनाक जगह पे एम्प्लॉयमेंट में, और मे बी एट योर होम्स ऑल्सो दे आर वर्किंग, राइट। सो देर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ओनली लेबरर्स आर अलाउड टू फॉर्म यूनियंस इन इंडिया, इज दिस ट्रू और फॉल्स? क्या लेबर ही अलाउ करते हैं यूनियंस ऑफ इंडिया में फॉर्म करना, इज इट अ ट्रू और फॉल्स? लेट्स सी द आंसर। फॉल्स। लेबर ही सिर्फ वर्कर्स, laborers and producers can form the union or association in India to bargain for their rights. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर जो काम कर रहे हैं वो ही यूनियन और एसोसिएशन बनाएंगे। देयर आर सर्टेन वर्कर्स, लेबरर्स, प्रोड्यूसर्स कैन ऑल्सो फॉर्म द यूनियन एंड एसोसिएशन इन इंडिया टू बार्गेन फॉर देयर राइट्स, राइट। हमें कोई अगर पूछे कि यूनियन और एसोसिएशन कौन बनाते हैं तो वो कहेंगे कि सिर्फ लेबरर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, वही सिर्फ यूनियन एसोसिएशन बना रहे हैं। बट दिस इज नॉट ट्रू, इवन ऑल द वर्कर्स, लेबरर्स, प्रोड्यूसर्स कैन फॉर्म द यूनियन एसोसिएशन इंडिया टू बार्गेन फॉर देयर राइट्स। ओके, आपने ये सब के बारे में पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी पेनफुल ट्रेजेडी which happened in year took place in the midnight at 2nd December 1984। बहुत ही खतरनाक हादसा था जिसमें बहुत लोग मारे गए थे, ठीक है। तो अब हम इसके बीच में पढ़ते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में ऐसा क्या हुआ कि जिसमें एक छोटी सी गलती की वजह से, जिसकी वजह से कितने लोगों को आज तक उसका नुकसान भरना पड़ रहा है। इट वॉज द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी। और कहाँ हुई वो? भोपाल में। दिस इज इन मध्य प्रदेश, इंडिया। तो दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, सबसे बड़ी दुख दर्द वाली ट्रेजेडी थी। टुक प्लेस एट द मिडनाइट ऑफ 2nd December 1984। कब हुई थी ये? वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। वो हुई थी 2 दिसंबर 1984 में। क्या हुआ था उस भोपाल ट्रेजेडी में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। द हाईली पॉइजनस गैस, बेसिकली एक गैस होती है मिथिलिन आइसोकाइनाइट, बिगैन टू लीक फ्रॉम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। सो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री वॉज बेसिकली अ पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी और वहाँ से एक पॉइजनस गैस लीक होने लग गई थी। तो गैस लीक हुई जिसकी वजह से वो पूरी भोपाल में फैलना शुरू हो गई। गैस अगर एक छोटी सी घर में गैस लीक करती है तो वो कितना बड़ा दुखद हादसा हो सकता है। तो दिस वॉज हाईली पॉइजनस गैस। विद इन 3 days मोर देन 88,000 पीपल वर डेड। 8,000 लोग 3 दिन में मारे गए। with hundreds of thousands of maimed for life। मतलब कुछ को तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स हो गई, चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, आंखों में जलन, कितनी तरह की चीज़ें हुई, कितनी तरह की चीज़ें होने लग गई। सो हाईली पॉइजनस एंड मिथिलेन, आपको गैस का नाम भी पूछा जा सकता है, ये है इसका गैस का नाम, मिथाइल आइसोनेट बिगैन। और डू यू नो वाई एट दिस टाइम इंडिया वॉज बेसिकली वेरी कीन, कि इंडिया को था कि हम अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करें, यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलाका है सेटअप हो। एंड वाई डू डिफरेंट कंट्रीज स्टार्टिंग केम टू इंडिया में क्यों आ रहे हैं वो? क्योंकि यहाँ पे लेबर रेट बहुत कम है। जो वेजेस हैं बेसिकली, तो वेजेस जो होते हैं मिनिमम वेजेस फॉर द लेबर, यहाँ पे एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर इज वेरी हाई,
मतलब लेबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। वेयर एज इन यूएस और कनाडा और इन इंग्लैंड, यूरोप वगैरह, वहाँ पे वेज रेट इज़ सो हाई। अगर कोई होगा, आपके कोई फैमिली रिलेटिव्स वगैरह कोई रहते होंगे बाहर, और मे बी यू हैव बीन टू यूएस और कनाडा, तो आप वहाँ पे देखना एक पेंटर की, एक कारपेंटर की, एक वट एवर यू कॉल इट, कोई भी घर का छोटा मोटा काम कराने के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी द वेज रेट इज सो हाई। तो इसलिए लोग वहाँ पे खुद काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो वेज रेट बहुत हाई है। दैट इज़ वाई फ्यू companies from the world came to India to set up their industry because of the labor rate. Labor rate is very low and the availability of the labor is very high. So within 3 days, more than 8,000 people were dead with hundreds and thousands maimed for life. आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कैसे ये इवेंट दैट लेड टू अ ट्रेजिडी, ये कैसे ये ट्रेजिडी में कन्वर्ट हो गया, क्या थी, क्या चीज़ हुई कि ये ट्रेजिडी इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई जिससे 8,000 लोग घायल हो गए, मर गए और ये सब। द डिजास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। UC is the company, Union Carbide. It was a pesticide company basically. Had deliberately ignored the essential safety measures in order to cut costs. मतलब उन्होंने जो सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे वो उन्होंने अप्लाई नहीं किए अपनी फैक्ट्री में, जिस लेड टू डिजास्टर्स। पहले भी वहाँ पे गैस लीकेज की समस्या होती थी, कई लोगों ने कंप्लेन भी की है, कई लोगों की जान भी गई है उससे लिए, बट स्टिल वो सतर्क नहीं हुए। वो वेट करते रहते थे जब गैस लीक होगी, अच्छा बता देना तो हम गैस लीक कर लेंगे। यही नहीं किया कि उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करके, कोई सेफ्टी मेजर यूज़ करके, इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट, उन्होंने अपने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, much before the Bhopal tragedy, there has been an incident of gas leak killing a worker and injuring several. जो गैस लीक की कंपनी में काम, सॉरी गैस लीक नहीं, यूनियन कार्बाइड कंपनी में फैक्ट्री में जो काम कर रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी गैस लीक की इंसिडेंट्स उन्होंने फेस किए हैं, जिस वजह से कुछ वर्कर्स और कुछ सम पीपल वर सीवियरली इंजर्ड, राइट। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हमने पढ़ा कि कैसे ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करी, कैसे कितने लोगों को इम्पैक्ट करी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। 2 दिसंबर 1984 में सब लोगों को, 8,000 लोगों को मार दिया गया, मर गए इन पॉइजनस गैस की वजह से। अब गैस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, वो तो हवा में फैल गई वो चीज़, राइट। अगर हवा में फैल जाएगी वो चीज़, मतलब दैट मीन्स यू आर इनहेलिंग इट। आपको सांस लेने के लिए आप ऑटोमेटिकली वो सांस लोगे, आप अपना मुंह तो नहीं बंद कर दोगे, अपनी नाक तो नहीं बंद कर दोगे कि पॉइजनस गैस फैल गई है, हमें बचना है। सो ऑटोमेटिकली जो आप सांस ले रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली वो एक पॉइजनस गैस अंदर लेके जा रहे हो, एंड विच स्टार्टेड इम्पैक्टिंग देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम, देयर लंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो आज भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर स्टिल फेसिंग इट ओवर देयर। Let's read more about it. Events that led to tragedy. Events that led to tragedy. Despite the overwhelming evidence pointing pointing the UC as responsible for the disaster, it refused to accept responsibility. अब सबसे बड़ी गलती क्या थी उनकी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। इतना बड़ा हादसा हो गया और फिर भी वो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। क्यों नहीं लेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? दैट वॉज द मेन फैक्टर, द ओवरवेलिंग एविडेंस पॉइंटिंग द यूएस एज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजास्टर, इट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। In the ensuring the legal matter, the government represented the victims in the civil case against the UC. तो UC के खिलाफ एक सिविल केस दायर किया गया कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट द्वारा। बेसिकली विक्टिम्स थे और उसके अगेंस्ट कौन था? UC। विक्टिम्स वर अगेंस्ट द UC। दे filed a 3 billion compensation cases in 1985.
1984 में ये हादसा हुआ था और 1985 में एक केस फाइल हुआ था जिसमें उन्होंने कॉम्पनसेशन की डिमांड की थी, ठीक है, फॉर $3 बिलियन, $3 बिलियन, बट एक्सेप्टेड अ लोली ऑफ $470 मिलियन इन 1989। 1989 में जाके क्या किया उन्होंने 1989 में जाके सिर्फ एक्सेप्ट कितना किया, 3 बिलियन कॉम्पनसेशन की जगह उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया $470 मिलियन इन 1989। Survivors appealed against the settlement, but Supreme Court ruled the settlement amount would stand. So सर्वाइवल्स थे, उन्होंने अपील की अगेंस्ट दिस सेटलमेंट, वो खुश नहीं थे इस सेटलमेंट की वजह से, ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस सेटलमेंट। एक तो उन लोगों की जान गई, राइट, रूल दैट द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना एंड द सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड, ठीक है, तो उन्होंने एक तो लोगों की वहाँ जान गई, सब कुछ हुआ, बट एट लास्ट उन्होंने कॉम्पनसेशन देने से भी मना कर दिया। पहले तो अपनी गलती नहीं माने वो, उन्होंने कहा हम इस रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डिसास्टर के, एंड देन दे रिफ्यूज्ड, बट लेटर दे एक्सेप्टेड ओनली $470 मिलियन in 1989। यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन इन भोपाल, यूसी अब भाग गया वो यहाँ से, बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो अब एक पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी में क्या होगा, केमिकल्स, राइट, एक केमिकल्स ही होंगे, उन्होंने वो यहाँ से भाग गए, दबे पाओ वो इस इंडिया से भाग गए। दे स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड अ टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड कंटामिनेटिंग द वाटर। अब दूसरा स्टेप क्या था, दे आर स्टिल इन्फेक्टिंग द इन्वायरमेंट ऑल्सो, these have stayed up in the ground and started contaminating the water. Dow Chemical, the company who now owns the plant, refuses to take responsibility for cleanup. तो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, कोई भी नहीं लेना चाहता था, ना तो कंपनी, ना तो यूसी, ना तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने हमारा पानी भी कंटामिनेट कर दिया जिसमें गंदे गंदे केमिकल्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। The company now owns the plant and refuses to take the responsibility for cleanup. Okay, ये क्वेश्चन आ सकता है, could the भोपाल गैस ट्रेजेडी have been avoided? क्या भोपाल ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी? Yes or no? Yes. The answer correct is yes. अगर उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए होते अपनी फैक्ट्री में। If the UC companies had taken care of workers' safety by installing computerized warning system and provided adequate training, the Bhopal tragedy could have been avoided. भोपाल ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी, कैसे हो सकती थी, by installing कंप्यूटराइज वार्निंग सिस्टम, अगर वो इंस्टॉल कर देते, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते, प्रोवाइड एडुकेट ट्रेनिंग, द भोपाल ट्रेजेडी कुड हैव बीन अवॉइडेड. The government officials also indirectly play an indirect part in this when they refuse to acknowledge the safety risks and posed by the gun. The government officials जो थे also take the indirect part and played indirect part in them, and when they refuse to acknowledge the safety risk posed by the plant. Very important question, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके साथ बढ़ सकते हैं कि could the भोपाल गैस ट्रेजेडी, हाँ ये अवॉइड हो सकती थी अगर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए जाते, प्रॉपर चेकिंग की जाती, अच्छी टेक्नोलॉजी ली जाती, सो भोपाल गैस ट्रेजेडी कैन बी अवॉइडेड, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉज. अब आप बताओ, अगर एक फैक्ट्री में इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी का हक तो बनता है ना.
हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ्टी लॉज को माने, राइट. सो सेफ्टी लॉज आर ऑफन लैक्स इन इंडिया, नॉट इन्फोर्स प्रॉपरली, द इंटरेस्ट ऑफ पीपल आर नॉट प्रोटेक्टेड. मतलब अभी भी हम किसी चीज़ों में चूक रहे हैं, वो है सेफ्टी लॉस. जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अपना सारा टाइम बिता रहे हैं, एंड स्टिल देयर आर लाइफ इज इन डेंजर. दैट मीन्स देयर लॉज आर नॉट प्रॉपरली इन्फोर्स्ड, their safety laws are not properly enforced, and the interest of the people are not properly protected. Let's see about this. The National Institute of Occupational Health, NIOH, is one of the India's main institution dedicated towards ensuring workers' occupational safety. मतलब इतने लोग एम्प्लॉयड हैं एक फैक्ट्री में, उनको कैसे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए. मतलब देयर लाइफ इज इन रिस्क, राइट. कभी भी उनके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी, सो देयर लाइफ इज इन रिस्क. वी नीड टू अडॉप्ट प्रॉपर सेफ्टी मेजर. हमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज one of the India's main institution dedicated to ensuring workers and occupational safety. However, it is more of a research institute and does not have any system to consult with the employers or the trade unions. More important is this कि however it is more research institute and does not have a system to consult with the employers and the trade union. एक तरह से वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुका है, राइट. और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिर्फ वो रिसर्च ही कर रहा है, बट दे डोंट हैव एनी सिस्टम टू कंसल्ट. ट्रेड यूनियन से जाके वो बात नहीं करते या कुछ भी नहीं करते. सो अगर आपसे पूछा जाए NIOH का क्या फुल फॉर्म है, NIOH इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. मतलब जो ऑक्यूपेशन कर रहे हैं इज, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, is one of the India's main institution dedicated to ensure workers of occupational safety, right. Enforcement of these safety laws. अब हम safety laws के बारे में basically बात कर रहे हैं. I think this will be the last topic. फिर हम we will end this topic. ठीक है, फिर हम देखेंगे short answers क्या हैं. As a lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that the safety laws are implemented. It is the duty of the government to ensure that right to life is guaranteed under the Article 21 of the Constitution is not violated. Lawmaker, enforcer, the government is supposed to ensure that the safety laws are implemented. Article 21 में भी ये लिखा गया है, इसको हम वायलेट नहीं कर सकते. The government officials refuse to recognize the plant as the hazardous and allow it to come up to a populated locality. Official refuse to recognize the plant. ठीक है. When some municipal officials in Bhopal objected that the installation of MIC production unit in 1970 was a safety violation, the position of the government was that the state needs a continued investment of in the भोपाल प्लांट. सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट थी. कई लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया कि इसको मत इंस्टॉल कराओ, यहाँ पे पॉइजनस गैसेस है इसके अंदर, मत इंस्टॉल कराओ. बट द गवर्नमेंट वॉज मोर कीन थी किस चीज़ पे, कि कॉन्टिन्यू उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए थी बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स बेसिकली, इन विच प्रोवाइड. भोपाल प्लांट ने बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट की. It was thinkable, according to them, to ask UC to shift to clear technology or safer procedures. Government inspectors continued to improve the procedures in the plant, even when repeated incidents of leak from the plant made it obvious to everybody that things were seriously wrong. Continuously लीकेज हो रही थी वहाँ पे गैस पे, और क्या सब लोग बड़े हादसे का वेट कर रहे थे, और वो हो गया. बड़ा हादसा होने से पहले हमें पता था कि कुछ गड़बड़ है. रिपीटेड इंसिडेंट ऑफ लीक्स हो रहे थे, बार बार लीकेज हो रही थी, बट एवरीबडी इग्नोर्ड इट, राइट.
एवरीबडी इग्नोर्ड इट, और जिसकी वजह से क्या हुआ, भोपाल ग्लास ट्रेजेडी हुई जिसमें हजारों लोग मारे गए. दिस इज बेसिकली द इन्फोर्समेंट ऑफ द सेफ्टी लॉज. आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है, राइट? ओके, लेट अस डिस्कस द शॉर्ट आंसर्स. छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. वी हैव सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस बेसिकली. क्या हैं ये 3 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, एंड दिस इज मोर हेल्पफुल ऑल्सो. Why should we have laws in the country? For the answer is, you all know it. अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया, you can quickly write the answer also. Laws ensures the social justice to all citizens. It prevents exploitation and maintains a coordination relationship between the worker, producer and the consumer. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द वर्कर, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर में हम क्या कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप बना रहे हैं. कैन यू नेम 3 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर? 3 राइट जो कंज्यूमर के हैं. कंज्यूमर हैव राइट टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आर दे परचेसिंग? दे ऑल्सो हैव राइट टू सेफ्टी while handling or using products. Producers are expected to provide straightforward advertisement to consumer promoting their goods and services. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है. कंज्यूमर को हमने अवेयरनेस करनी है, हमें गुड क्वालिटी बतानी है प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट में क्या अच्छी क्वालिटी है. राइट टू सेफ्टी while handling or using the products. A little girl 7 or 8 years of age comes to your house and asks your mother to employ her in the kitchen. What should you do? You should not employ the girl because employment of children below 14 years of age is illegal in India. Instead, you can contact the child welfare committee है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन योर लोकेलिटी विच इज़ ऑथराइज्ड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़. अब हमारे पास कोई छोटी 14 साल की लड़की आई है, हम उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में हम जा सकते हैं. योर लोकेलिटी विच इज़ ऑथराइज्ड टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़. सो आप मेरी ये क्लास, स्पेशल फ्री क्लास भी अटेंड कर सकते हैं ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑल्सो फॉर मोर लर्निंग. इसी चैप्टर के बारे में हम और डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉज एंड द सोशल जस्टिस on 15th of September, that is at 2:30 p.m. Every day I have classes for class 6, 7th and 8th. लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस होती हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं और अपने नॉलेज गेन करने के लिए, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो हाउ कैन यू अटेंड द अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस? आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव स्पेशल क्लासेस? इट्स वेरी ईजी बेसिकली. सो पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं. लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन विद द चैट एंड इमोजीज. आप इंट्रैक्शन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चैट, मेरे साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं क्लासेस के अंदर. अगर आपके पास कोई डाउट है, यू कैन राइट इट ऑन द चैट एज वेल एज द क्वेश्चन टैब होता है, वहाँ पे आप जाके क्या करेंगे, क्वेश्चन डाल सकते हैं सो दैट आई कैन सी एंड आंसर यू. So best feature of the live special class is you can chat with me, you can ask your questions, you can ask your doubt. Unacademy live special classes are MCQ using polls. polls आप इसमें हम और भी इंटरेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट तरह के polls रखे जाते हैं बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें एंड में पोल लीडर बोर्ड भी दिखाया जाता है टू कम्पीट विथ योर, यू कैन ऑल्सो कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो सो दैट दे कैन ऑल्सो कम एंड ज्वाइन दी अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस, राइट? पोल लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा एंड यू विल गेट द स्पेशल सर्टिफिकेट्स ऑल्सो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.
हाउ टू ज्वाइन दी स्पेशल क्लास, आप मेरी क्लास कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप, आपके प्ले स्टोर में जाना है, आपने अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। आप वहाँ पे जाके सर्च कीजिए अनअकैडमी लर्नर ऐप, यू कैन इंस्टॉल दैट ऐप, ओपन द ऐप एंड गेट स्टार्टेड। Enter your mobile number and the OTP. You need to enter your mobile number and your OTP. Create the account. Account आपको create करना है, किससे अकेन करना है, sign up using your email ID. How to watch my special classes. कैसे आप watch करेंगे my special classes. Select class from class 6 to 12th as you are in 8th class, 8th standard की क्लास के बच्चों का सब्जेक्ट है ये, तो आप क्लास 6 to 12th सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सिलेक्ट द क्लास, यू कैन क्लास सब्जेक्ट CBSE क्लास 8 सिलेक्ट कर सकते हैं, CBSE क्लास 7 सिलेक्ट कर सकते हैं, CBSE क्लास 6 सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल है बेसिकली। Which language would you prefer to learn? English, हिंदी और English। तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन भी हैं, English, हिंदी एंड English। Select your preferred language. Preferred language आप चूज कर सकते हैं, जोन सी आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। Go to the description of this video and click on the special class link. आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वीडियो पे स्पेशल क्लास लिंक, click on notify me and you will get notified for 10 minutes before the class begins. 10 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा कि लाइव स्पेशल क्लास शुरू होने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड and you can go and attend these classes. Use my code to unlock the special free classes. As you all know, my code is Neha YT Live. You can use my code to unlock special free class जिसको आप देखना चाहते हैं, ठीक है। डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ इन द गूगल प्ले और इन द ऐप स्टोर, ठीक है। अनलॉक माई स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री, यूज कोड नेहा YT लाइव, राइट। अब हम देख लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन फीचर्स भी हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लस, लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, unlimited access to all courses, top educators of India will be there on one platform, regular doubt solving and answer writing sessions, exhaustive coverage of syllabus, आपका पूरा syllabus complete कराया जाएगा, मे बी यू आर इन क्लास 6, 7th, 8th या कोई भी क्लास के हो आप। mentorship and guidance, पूरी guidance दी जाएगी। We have study materials in PDF format also. You can download the PDF format also. We have practice tests, live test series and the batch courses भी है, बैच कोर्सेज भी हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूज माई कोड नेहा YT live to get 10% off. Let me show you, to get 10% off आप ले सकते हैं if you use my code नेहा YT live and the plan start as low as 696 only per month. पर मंथ का रेट है 696 अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस, whereas there is a raise hand feature also. You can speak to the learners in the live classes. Personalized and highly interactive live classes experience for educators and learners. Educators can drive engagement with quizzes, vivas and doubt solving session to further increase the learner attentiveness. Enables interactive and fast doubt solving with the option to have 1:1 डिस्कशन इन दी लाइव क्लास। आप लाइव क्लास में हैंड रेस करके मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं और लाइव क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो वी हैव अनअकैडमी टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। एज यू ऑल नो, हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं और इट्स अबाउट टू स्टार्ट। सो लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स फॉर मैथ, साइंस, SST. Test series and analysis. Duration is 60 minutes.
Number of questions are 30. Every Thursday, Saturday, and Sunday. And the championship free test series are for maths, science, and SST. Test series analysis, these are for 45 minutes, and the number of questions are 20. Every Monday, Wednesday, and Friday you can attend this. सो अभी मैंने आपको फिर से बता दूं कि प्राइजेस फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस आर 696 ओनली पर मंथ. ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दिस. माय रेफरल कोड इज नेहा YT लाइव फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट. अब हमारे पास अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स भी हैं जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा. यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर on one-on-one guidance from the top educators of your concern. Live doubt solving. Attend exclusive live doubt solving classes to discuss your academic doubts. Weekly reports. Get detailed reports of classes attend and performance in test and quizzes. Parents Connect भी है जिसमें regular open hours है available for parents to discuss their concerns with their personal mentor. Study planner. Study the tracker plan with monthly reviews that highlight your progress. मंथली प्लानर भी मिलेगा, स्टडी प्लानर भी मिलेगा और मंथली प्रोग्रेस भी आपको दिखा जाएगा. All the benefits of Unacademy subscription: live classes from the top educators, mock tests, quizzes, structure batch courses as per the exam syllabus. So Unacademy iconic subscription prices starts with 1446 only per month. All subjects are included. My referral code is Neha YT Live for instant 10% discount. My code is Neha YT Live on Academy Plus and Iconic subscription. You can use my code और आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं. और अगर आपने मेरी फ्री स्पेशल क्लास लिखनी है तो आप अनलॉक कर सकते हैं. फ्री स्पेशल क्लास देखने के लिए वहाँ पे भी आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं, नेहा NEHA YT लाइव LIVE. सर देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन, ये सब इकट्ठा लिखना है आपको, नेहा YT लाइव. सो आई हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो जिसमें आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो. My telegram group name is NS41 Rockstars of Neha Ma'am. ये है उसका लिंक. You can use this link and join me on my telegram group. Right? You can use, इसमें आपको मेरी डेली क्लासेस के बारे में पता चलेगा कि आज मेरी किस टॉपिक पे क्लास है, कौन सी क्लास का है टॉपिक एंड एवरीथिंग. और अनअकैडमी के डिफरेंट फीचर्स के बारे में पता चलेगा कि व्हाट्स न्यू इज़ कमिंग इन Unacademy. So join me on Telegram. Link is in the description box also. So you can join me on Telegram. Right? So you can आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है, प्ले स्टोर्स में जाके टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो और उसमें ये लिंक यूज़ कर सको एंड यू कैन इमीडिएटली ज्वाइन इट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आई होप यू ऑल इन्जॉयड दिस क्लास. आपको मज़ा आया, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली, पढ़ने को मिली और भी बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न की. कैसे लॉज एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस चाहिए हैं हमारे ऑक्यूपेशंस में, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिफरेंट चीज़ें. फॉर मोर लर्निंग प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोज़ ऑन दिस चैनल एंड और आपको नई नई चीज़ें, नए नए टॉपिक पे हम रोज़ डिस्कशन करेंगे फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट्स. राइट? सो थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल enjoyed this class. See you soon. Bye bye.